वेलकम टू द उर्दू तंतीस। तो आज हम लोग जानते जानेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 19 जो है ए शरीफ इंसानों, जो एक बेसिकली एक नज्म है। उसे आज हम लोग पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे स्टार्ट टू एंड। तो आज का बेसिकली टेबल ऑफ कंटेंट क्या क्या होने वाला है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नज्म की तारीफ देखेंगे। जैसे कि बहुत सारी चीज होता है ना, हमद होता है, गजल होता है, नज्म होता है और उसकी वजह से मरसिया होता है। तो बहुत सारी चीज होता है। तो नज्म क्या है बेसिकली उसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेंगे और इसको देखने के बाद हम लोग साहिल लुधियानवी जो राइटर है इस चैप्टर के, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10 का जो 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम है ना, उसमें साहिल लुधियानवी के बारे में आ सकता है। जैसे 6 इंपॉर्टेंट राइटर है ना, उसमें से एक साहिल लुधियानवी का भी बहुत ही ज्यादा चांसेस है इनके आने का, इसलिए इनका अच्छे से सुन लेना। नेक्स्ट हम लोग नज्म पढ़ेंगे, उसके साथ साथ तशरीह भी देख लेंगे और उसके बाद अल्फाज मुतसाद, कुछ ऐसे वर्ड है ना जिससे इसका अल्फाज और मुतसाद मतलब एंटोनिम सिनोनिम वाला है, तो वो भी देख लेंगे। उसके बाद कुछ वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर जो भी चैप्टर करेंगे वो, और एंड में हम लोग कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेंगे, जिसके वजह से तुम्हारा अगर एमसीक्यू का तुम सारा आंसर सही दे लेते हो तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ये चैप्टर मेरा फुली कंप्लीट हो गया है, इस चैप्टर से मैं पूरा तरीके से मुतमईन रहूंगा। तो चलो इसके साथ हम लोग आज का सबसे पहले नज्म की तारीफ देखते हैं। तो नज्म बेसिकली होता क्या है? तो नज्म है ना बेसिकली शायरी जो होती है ना, शेर शायरी वाले, हाँ उसी का एक काइंड है, उसी का एक किस्म है जिसको मतलब कि किसी उन्वान या किसी एक मौजू पर लिखी जाती है, कोई एक टॉपिक पे नज्म लिखी जाती है। मतलब गजल उजल में होता है कोई एक रूल उसको फॉलो करना होता है, तो नज्म में ना उतना ज्यादा रूल वगैरह को फॉलो नहीं करना होता है, मतलब कि कोई चीज की पाबंदी नहीं होती है। और इसमें मतलब कि एक बस थोड़ा सा वर्ड अच्छा लगना चाहिए। इसका सारा वर्ड जैसे एंड होता है ना, जैसे कि आ रही ऐसा करके कोई एक वर्ड का एंड सेम जैसा होना चाहिए जो सुनने में बोलने में अच्छा लगे, नज्म टाइप का। बाकी इसमें कोई ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं होता, तो नज्म लिखना ज्यादा कंपैरेटिवली गजल से इजी होता है। तो नेक्स्ट हम लोग बिला वक्त कि हम लोग साहिल लुधियानवी जो राइटर है उन पे आते हैं। तो ये है साहिल लुधियानवी और इनका बॉन्ड हुआ था 1921 में, ये बॉन्ड हुए थे और 1980 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये साहिल लुधियानवी, लुधियाना एक पंजाब में एक जगह है, लुधियानवी इसी के नाम से आता है। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं कि क्या है। तो साहिर का असली नाम अब्दुल हई था, इनका नाम इतना भारी अब्दुल हई इनका नाम था। और ये मतलब जो फेमस हुए ना तो साहिल लुधियानवी के नाम से फेमस हुए, वैसे इनका रियल नेम अब्दुल हई था, तो कहीं इनका अब्दुल हई ये रियल नेम भी याद रखना। वो साहिल लुधियानवी के नाम से मशहूर हुए, लुधियाना पंजाब में पैदा हुए, या पंजाब में एक जगह थी लुधियाना, वहां पैदा हुए। जमाना तालिब इल्मी से ही शेर कहने लगे थे, मतलब पढ़ाई लिखाई के दौर से ही ये शेर और शायरी कहने लगे थे। 1936 में तकसीम मुल्क के बाद दिल्ली चले आए, फिर तलाश माश में मुंबई पहुंचे, जहां इन्होंने फिल्मों के लिए गीत लिखे। साहिर ने अपनी शायरी से हिंदुस्तानी फिल्मों में गानों के मेयार को बहुत बुलंद किया। मतलब ये जो थे ना गीत वीत बहुत अच्छा लिखते थे, तो उसमें जो इनको शायरी का भी इनको आता था ना, शायरी का भी हुनर था, तो उसमें जो गीत को है ना थोड़ा और अच्छी तरीके से पिरो के, और इंडियन फिल्म सिनेमा में जो भी है ना गीत को मतलब बहुत ही उरूज पे ले गए थे। अपने जमाने के वो सबसे मशहूर गीतकार थे, अपने जमाने के बहुत ही मशहूर सिंगर थे वो, समझ रहे हो। इनकी फिल्मी गीतों में भी इनकी शायरी की तमाम खूबियां मौजूद है। मतलब इनकी जो फिल्म वाली जो सॉन्ग होते थे ना, फिल्मी सॉन्ग, उसमें भी शायरी वाली जो थी ना तमाम खूबियां उसमें, मतलब कि उसमें शायरी वाला जो इनके पास टैलेंट था, उस टैलेंट को इन्होंने गीत में भी लगा के एकदम बेहतरीन सा गीत वो बना देते थे। नेक्स्ट इनके बारे में आगे देखते हैं। आवाम के दुख दर्द का एहसास और माहौल की कशमकश इनके असर गीतों में नुमाया है। तलखिया एक इनकी शायरी का पहला मजमूआ है, इसकी बहुत से एडिशन शाये हुए, जो मतलब आवाम के दुख दर्द, मतलब कि लोगों के इमोशन, लोगों को एकदम अच्छे तरीके से, मतलब कि हाँ ये सुन के उन्हें ये फील होगा, वो सबका ध्यान रखते हुए बहुत ही अच्छा सा ये गीत लिखते थे। और इनका जो तलखिया एक था शायरी का पहला मजमूआ जो मतलब बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ। ठीक, आओ के कोई ख्वाब बने भी उनकी शायरी मारूफ मजमूआ, एक और शायरी है, आओ के उनके ख्वाब बने। ये सब अगर शायर के बारे में लिखने को आएगा ना, ये सब जो भी इन्वर्टेड कॉमा में है ना, ये सब एकदम याद रखना। इस सबसे मतलब कि लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ के आए इसके बारे में, तो इन्वर्टेड कॉमा वाले वर्ड को ज्यादा ध्यान से देखना। भी उनकी शायरी के मारूफ मजमूए गाता जाए बंजारा में साहिर के फिल्मी गीत यकजा के दिए गए हैं। साहिर की परछाइयाँ उर्दू की तवील नज़मों में एक खास हैसियत रखती हैं। परछाइयाँ नाम के एक नज़्म लिखे थे, ये मतलब बहुत बड़ी नज़्म लिखे थे, तो उसमें ना उर्दू की तवील नज़्म, जो उर्दू की बहुत बड़ी नज़्म है ना, उसमें एक मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर नेम है, परछाइयाँ एक लिखे थे नज़्म, जो मतलब बहुत ही लंबी चौड़ी थी। ठीक, इनके बारे में ये था पूरा इंट्रोडक्शन साहिल लुधियानवी के बारे में, जो इस चैप्टर, जो इस नज़्म के जो हम लोग के राइटर है उनके बारे में था। और इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 राइटर में से ये किया भी है, इसलिए इनका याद रखना। नेक्स्ट हम लोग चलो ए शरीफ इंसानों जो पोएम है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पोएम इस तरह से स्टार्ट होता है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो के मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर, बम घरों पे गिरे की सरहद पर रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले के गैरों के ज़ेस्त फाकों में तिलमिलाती है, टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है, फतह का जश्न हो के हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है।
ये था हमारे पोएम का आज का पहला स्टैंजा, जिसका हम लोग पूरा अच्छे तरीके से सियाको सबक तशरीह वगैरह के साथ देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, मतलब खून अपना बहे, मतलब अपना खून हो या किसी और का खून है। नस्ल आदम मतलब आदम अलैहिस्सलाम जो सबके फादर है, नस्ल आदम का खून है आखिर, मतलब कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का ही खून है आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, मशरिक यानी ईस्ट हो गया, मगरिब यानी वेस्ट, वेस्ट हो गया हमारा यूरोप अमेरिका सब वेस्ट में आ गया, ठीक। तो जंग अगर मशरिक में चाइना वगैरह की तरफ हो या फिर हमारा यूरोपियन नेशन की तरफ हो, मिडिल ईस्ट में कहीं पे भी जंग हो, तो मशरिक में हो चाहे मगरिब में हो, अमन आलम का खून है आखिर, मतलब कि इंसान का ही में खून है आखिर। बम घरों पे गिरे या सरहदों पे, मतलब बम अगर सरहद पे गिरे यानी बॉर्डर पे या फिर किसी के घर पे गिरे, रूह तामीर जख्म खाती है, रूह तामीर जख्म खाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे एक क्वेश्चन भी है इस पर्टिकुलर इस लाइन से, तो इसका मैं आगे यहाँ पे बताऊंगा क्वेश्चन आंसर में इसका। खेत अपने जले या गैरों के जैस्त फाकों से तिल मिलाती है, मतलब खेत अपने जिले, बम बम गिरने से खेत तबाह हो जाते हैं ना, अपने जले या किसी और के जैस्त फाकों से तिल मिलाते हैं। जैस्त क्या होता है, मतलब जिंदगी होता है, जिंदगी, जिंदगी फाकों से तिल मिलाती, तिल मिलाती मतलब कि भूख से जो तिल मिलाना होता है ना, जिंदगी फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। टैंक, टैंक जो होता है ना मिलिट्री टैंक, हाँ बहुत ही ज्यादा वजनी होता है, मतलब कि कितना 100 कुंटल टन का होता है वो, मतलब उससे जो आगे पीछे होता है ना, तो जो जमीन रहती है ना, उपजाऊ जमीन, उसको पूरा एकदम रोंद के रख देती है। तो टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, वो मतलब वो जो जहाँ पे भी टैंक वैंक चलता है ना, वो पूरा जमीन बंजर हो जाता है। तो कोक धरती की बांझ होती है, मतलब उस धरती पे यानी उस जमीन पे जो हम लोग अनाज उगा सकते थे, सीरियल्स उगा सकते थे, वो सब मतलब कि तबाह बर्बाद हो गया। कितने लोग का खाना वगैरह सब बर्बाद हो गया, उससे मतलब समझ लो उस जमीन को बर्बाद कर दिया जाता है ना। नेक्स्ट है फतह का जश्न होके हार का सोग, जिंदगी मैयतों पर होती है। अब देखो चाहे कोई एक कंट्री जीते या दूसरी कंट्री जीते, अब जिस कंट्री के जो लोग भी मारे जाएंगे वो तो लोग तो शोक तो मनाएंगे ना, मैयतों पे जिंदगी तो रोती है। तो ये मतलब कि खून खराबा, वॉर से कितना ज्यादा नुकसान होते हैं। मतलब ये जो पूरा पोएम है ना, पीस, अमन, शांति, इस बारे पे पूरा पोएम लिखा गया है, ठीक। तो नेक्स्ट इसका हम लोग इंग्लिश में लिख के लाया हूँ, जो लोग को उर्दू में पढ़ने में दिक्कत होता है। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक, ये पॉज करके पढ़ लेना, टाइम ज्यादा है नहीं, बर्बाद नहीं करना है, एग्जाम भी है। नेक्स्ट हम लोग इसी का हम लोग तशरीह देखते हैं कि कैसे लिखना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सियाको सबाक लिखना। अगर सियाको सबाक नहीं लिखते हो ना, तो तुम्हारा सीधा 1 नंबर कट हो सकता है, 1 या 2 नंबर भी कट हो सकता है। सियाको सबाक लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें लिखा क्या जाता है कि जो चैप्टर का नाम रहेगा ना, जैसे ए शरीफ इंसान हो या फिर पहाड़ और गिलहरी या फिर कोई भी चैप्टर रहेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा और उसमें जो राइटर है, जो शायर है, उनका नाम लिखना पड़ेगा। तो इस जैसे क्या है सियाको सबाक, ये अशार हमारी किताब जान पहचान, हमारी बुक जान पहचान से लिए गए हैं। ए शरीफ इंसानों, इनको इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल देंगे, जो चैप्टर का नाम है से लिए गए हैं, जिसे साहिल लुधियानवी ने लिखा है। साहिल लुधियानवी जो राइटर है वो लिखे। तो इससे पूरा क्लियर हो रहा है ये चैप्टर कहाँ का, ये राइटर कौन है, और इसके बाद इसकी तशरीह लिखेंगे। तो तशरीह में क्या है, इन अशार में शायर कहता है, अशार क्या होता है, जो शायर का जुमला जो होता है ना, वो अशार होता है। और शायर वो बंदा होता है जो शेर लिखता है, जो शायर मतलब राइटर हुआ। तो अशार में शायर कहता है, खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या किसी और का हो, बहरहाल इंसान का खून है। बहरहाल ये तो इंसान का ही खून है, अपने फौजी मरे या दुश्मन के, अपने फौजी मरे या दुश्मन के, खून तो इंसान ही का बहता है। बोलने से समझ में आ ही रहा होगा, तो एकदम इजी है। जंग मशरिक में लड़ी जाए या मगरिब में, जंग ईस्ट में लड़ी जाए या वेस्ट में, चाइना की तरफ लड़ी जाए या अमेरिका या फिर इसराइल, फलस्तीन, कहीं पे भी लड़ी जाए, वो ईस्ट वेस्ट की बात हो रही है। जंग मशरिक में लड़ी जाए या मगरिब में, इससे अमन आलम तबाह होती है। अमन आलम यानी मतलब जो जिंदगी में पीस, शांति, ये सब तबाह होती है जंग से, अमन आलम तबाह होती है। बम घरों पर गिराया जाए या सरहद के खेतों पर, इससे तामीर की रूह जख्मी होती है। बम घर पे गिराया जाए, किसी के घर पे गिराया जाए या फिर किसी के सरहद पे, इससे तामीर की रूह जख्मी होती है। तामीर की रूह क्या हुई, तामीर मतलब हो क्या, इमारत, जितने भी फाउंडेशन जो होता है ना, जैसे कोई एक बिल्डिंग बन रही है, कोई एक बिल्डिंग का बनना और किसी वार का होना, जो मतलब एकदम कंट्राडिक्ट है, मतलब कि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कोई कहीं पे कोई बिल्डिंग बनती रहेगी और वही जगह पे अगर वार चलने लगेगा, जैसे समझ लो कोई एक कंपनी है जो रियल एस्टेट की कंपनी है, अब कोई ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है जहां पे मतलब कि कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही ज्यादा होता है मैसिव लेवल पे। अब अगर उस कंट्री में अगर वार स्टार्ट हो जाएगी, तो बम कहीं पे भी गिरेगा तो वो पूरा जो भी कंस्ट्रक्शन है वो पूरा तबाह हो जाएगा ना। तो वही है कि बम सरहदों पे गिरे, बम घरों पे गिरा जाए या सरहदों के खेतों पर, इससे तामीर की रूह जख्मी होती है। जो बनावट, जो तामीर, जो इमारत बनाई जाती है या फिर जो भी लोग वहां पे का खेत जो बनाते हैं, या फिर उससे तामीर की रूह, जो मतलब कि तामीर की जो एक सोल होती है ना, जो मतलब कि एक जान, एक जिंदगी होती है, वो तबाह होती है, वो बर्बाद होती है जंग से, वो बताया गया। अपनी खेत जले या गैरों की, अपने खेत जले या गैरों की, तबाह तो फसलें ही होती है, तबाह तो फसलें ही होती हैं।
जिससे भूख में इजाफा होता है और जिससे प्राइस हाई हो जाती है। जैसे किसी भी कंट्री में वॉर होती है, लाइक रशिया यूक्रेन में हो रही थी, या फिर इजराइल गाजा में, या फिर कोई भी कंट्री में होती है ना, कि पहले भी वॉर हुआ था, पेट्रोल का प्राइस हाइक हो गया था, या फिर कोई भी फूड ग्रेन्स हो जाता है, जैसे कोई भी एक कंट्री से ना लड़ाई वड़ाई हो जाती है स्टार्ट, पूरे नेशन में ना इसका इफेक्ट पड़ता है। और नॉर्मल लोगों को भी कोई सी एक छोटी सी कमोडिटी के लिए बहुत ही ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है, क्योंकि वो उसका प्रोडक्शन रुक जाता है, लोग का वहां पे कमी हो जाती है। मतलब डिमांड सप्लाई, समझ रहे हो ना, कोई चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाता है, सप्लाई तबाह बर्बाद हो जाता है, तो उस चीज की प्राइस हाई हो जाती है। तो बस वही चीज होता है, इससे मतलब कि लोग को कीमत चुकानी पड़ती है, तबाह तो फसलें ही होती है, जिससे भूख में इजाफा होता है। टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, इनके चलने से जमीन ही रोन दी जाती है। टैंक आगे चले, वो तो बता दिया था ना, टैंक आगे चलने से मतलब बहुत ही वजनी होता है, जिससे जमीन रोन दी जाती है। तो वही चीज है, ये पहला स्टैंजा का हम लोग पूरा तशरीह लिख दिए। अगर एग्जाम में आएगा तो एकदम एग्जैक्ट ऐसी तशरीह लिख देना, बहुत ही इजी लफ्जों में है, इसको तुम याद भी कर सकते हो, मतलब समझ लेना ही एनफ है, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम मतलब समझ लोगे ना, हाँ ऐसा होता है। अगर कोई भी चीज का तशरीह लिखने का आएगा तो वो पर्टिकुलर लाइन पोएम का लिखा रहेगा, जैसे कि ये जो है ना, खेत अपने जले या गैरों के जस्त फाको तिल मिलाती है, टैंक आगे बढ़े या पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। तो ये 4-5 लाइन लिख दिया जाएगा और बोला जाएगा इस चीज की तशरीह लिखने के लिए। तो तुम्हारा हाँ खेत वाला तुम यहाँ पे लिख देना, जेस्ट फाको मतलब जिंदगी फाको से रोती है, क्यों रोती है, वो तुम समझ गए हो कि हाँ उससे प्राइस हाई हो जाता है। इतना बड़ा इकोनॉमिक्स में नहीं घुसना है, लेकिन तुम्हें नॉर्मल सा चीज याद रखना। टैंक आगे बढ़े मतलब जमीन रोक दी जाती है, तो याद रहेगा, हाँ तो सब कुछ सही लिख लोगे। तो नेक्स्ट आंसर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग चार ही लाइन है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी, इसलिए ए शरीफ इंसानों जंग चलती रही तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शमा जलती रही तो बेहतर है। तो ये लाइन था। तो पहला लाइन है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। जंग जो है, वॉर, एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर लोग कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए वॉर करने लगते हैं, तो ये तो अपने आप में एक और न्यू प्रॉब्लम क्रिएट करना हो गया ना। तो ये क्या मसले का हल देगी। तो नेक्स्ट लाइन है, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसका क्या मतलब हुआ। आग और खून मतलब आग जो मतलब बमबारी सा आग, समझ रहे हो ना, और खून मतलब कि कोई का खून तो बहेगा ही ना। आज आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। मतलब अगर आज मतलब भूख और एहतियाज मतलब क्या हुआ, भूख और जरूरत कल देगी। मतलब आग और खून जितना आज वॉर करना कर लो, कल तुम्हें जरूरत पड़ेगी, भूख से तिल मिलाते रहोगे, मतलब कि जरूरत कोई चीज की पेश आएगी, नॉर्मल सी तुम्हारी लाइफ स्टाइल तुम्हारी पूरी तबाह हो जाएगी। मतलब कि एक बेसिक चीज के लिए तुमको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जितना चीजें है ना, वॉर से सिर्फ मतलब की बर्बादी ही होती है, ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ए शरीफ इंसानों जंग चलती रहे तो बेहतर है। तो राइटर कह रहे हैं, ए शरीफ इंसानों, ए इनोसेंट ह्यूमन बीइंग, तुम जंग चलती रहे तो बेहतर है। जंग मतलब कि टलती रहे। अब यहाँ पे तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुमसे एक जियोपॉलिटिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पता नहीं तुम्हें आता हो नहीं आता हो, लेकिन अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। कौन ऐसी कंट्री है जो पिछले 500 ईयर से कोई वॉर नहीं लड़ी है। उस कंट्री का नाम तुम कमेंट करके बता देना, अगर तुम्हें पता हो। सही में नहीं हो तो गूगल से सर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे टाइम का में। आप और हम सभी आके आंगन में क्षमा चलती रहे तो बेहतर है। आप और हम मतलब कि कोई दुश्मन के भी घर में, अपने घर में, आंगन में, सभी के आंगन में क्षमा जलती रहे। क्षमा मतलब क्या हुआ, चूल्हा, लाइट, जो मतलब बिजली होता है ना। क्षमा मतलब कि एक जो फ्लेम होता है ना, वो जलती रहे तो बेहतर है। तुम हर की जिंदगी एकदम एज इट इज स्मूथली चलती रहे तो बेहतर है। क्या मतलब आज वॉर करने से उसका घर तबाह हो गया, कल वो हमारा कर देगा, तो इससे मतलब कि जिंदगी मतलब बहुत ही ज्यादा नुकसान होते हैं ना। तो वही चीज का शरीफ इंसानों जंग चलती रहे तो बेहतर है। तो इसका हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में भी लेके आया हूँ। जिन लोगों को भी उर्दू में दिक्कत हुआ पढ़ने में, वो एक बार इंग्लिश में पढ़ के देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीधा तशरीह पे आते हैं। तो तशरीह वैसे ही एकदम एज इट इज साको सबाक लिख देना, जैसे लिखने को बोला हूँ। ये इशार हमारी किताब जान पहचान से सबक ए शरीफ इंसानों से लिए गए हैं, जिसे साहिल लुधियानवी ने लिखा है। ये एकदम पार्टिकुलर एकदम आगे लिखना, पहले साको सबाक ऐसे ही कॉलन लगाना, उसके बाद फिर तशरीह के आगे कॉलन लगाना। फिर यहाँ पे इन अशार में शायर कहता है, इन अशार में शायर कहता है, जंग किसी मसले का हल नहीं होती, जंग किसी मसले का हल नहीं होती, बल्कि ये तो खुद ही एक सबसे बड़ा मसला है। मतलब किसी एक प्रॉब्लम के लिए तुम वॉर क्रिएट कर देते हो, तो वॉर तो अपने आप में एक न्यू मसला क्रिएट होता है, न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये तो उससे भी बड़ा, जो जिस प्रॉब्लम के लिए तुम वॉर स्टार्ट किए हो, वॉर तो अपने आप में सबसे बड़ा मसला है। जंग से मसाइल खत्म नहीं होते, बल्कि दूसरे सैकड़ों मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये जो शायर है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जंग से ना मसले खत्म नहीं होते, बल्कि और नए सैकड़ों मसाइल पैदा हो जाते हैं। मतलब और नए नए तरह के मसाइल जो उससे भी ज्यादा टफ होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। जंग से हमारी जरूरियात में इजाफा होता है। मतलब जंग से हमारी जो बेसिक नीड्स के लिए भी हम लोग, जैसे कि आज जो भी लोग लैविश लग्जरी स्टाइल, जो भी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उसके लिए मतलब जंग अगर चलती रहेगी तो एक बेसिक खाना पीने के लिए भी, मतलब मुंह हाथ धोने के लिए भी उनको मतलब बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। तो मतलब जंग से हमारी जरूरियात में इजाफा होता है, भूख में इजाफा होता है। अब जंग कोई लड़ता रहेगा तो उसकी भूख सब में इजाफा होगा, और जंग से तो जमीन तबाह होती रहेगी, तो सीरियस के दाम ऐसे ही बढ़ जाएंगे, तो मतलब इजाफा होगा। इसलिए ए शरीफ इंसानों, मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ कि जहां तक मुमकिन हो जंग से बचते ही रहो तो बेहतर है।
अच्छा तो यही है कि हमारे घरों में अमन की शमा जगमगाती रहे, हमारे आंगन में मोहब्बत के फूल खिलते रहे। तो शायर का बेसिकली यही कहना है कि जंग टलती रहे तो बेहतर है, अमन और सुकून से सब रहे, वो भी जीते रहे मजे में, हम भी जीते रहे। क्या लड़ाई वड़ाई करने से क्या सबका बर्बाद ही होता है, कहीं एक कोई रोता है कोई दूसरा खुशी मनाता है, कल कि वो रोता है, क्या रोने उससे अच्छा है कि सब एकदम एज इट इज स्मूथली लाइफ रन होते ही रहे। ये शायर कहना चाहते हैं बेसिकली। इसी के साथ ये चैप्टर का जो था तशरीह वाला पार्ट वो कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर का गौर कीजिए वाला क्या पार्ट था, गौर कीजिए, देखते हैं इस चैप्टर का क्या है। जंग से बर्बादी और तबाही के सिवा कुछ हासिल नहीं होता, जंग इंसानी तरक्की और खुशहाली की दुश्मन है। तो इसका गौर कीजिए, इस चैप्टर से बेसिकली क्या हम लोग को पता चलता है, जंग से बर्बादी और तबाही होती है, सिर्फ डिस्ट्रक्शन होता है, कुछ हासिल नहीं होता, कुछ हासिल नहीं होता। जंग उसको मार दी, उसको काट दी, तो उससे क्या हासिल हुआ। जंग इंसानी तरक्की और खुशहाली की दुश्मन है, मतलब किसी इंसानी तरक्की, इंसान के डेवलपमेंट का और खुशहाली का दुश्मन है जंग। नज़म का मरकजी ख्याल यह है, इस नज़म में शायर ने अमन आलम को मौजू बनाया है और बताया है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं, बल्कि जंग तो ढेर सारे मसले पैदा करती है। इसलिए जहां तक मुमकिन हो जंग से गुरेज करना चाहिए, मतलब जंग से दूरी बना कर रखना चाहिए। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, इससे अमन आलम मजरू होता है। जंग से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि जंग तो बेशुमार मसाइल लेकर आती है। इसलिए जहां तक हो सके जंग को टाला ही जाए तो बेहतर है। ये नज़म का मरकजी ख्याल है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ये तो क्लियर हो गया कि शायर यही कह रहे हैं कि जंग टलती रहे तो बेहतर है, जंग से दूरी बना रखने के लिए। बस यही है पूरा नज़म का मरकज़ी ख्याल। तो अब मुश्किल अल्फाज, कुछ कुछ वर्ड मीनिंग, कुछ कुछ ऐसे वर्ड जिसका मीनिंग तुम्हें समझने में दिक्कत आ रहा होगा, तो चलो जैसे ज़ेस्ट हुआ या फिर कुछ कुछ ऐसा है, मगरिब एहतियाज, मगरिब क्या होता है, मशरिक क्या होता है, तो ये चलो कुछ कुछ देख ही लेते हैं वर्ड मीनिंग। नस्ल आदम, नस्ल आदम क्या होता है, आदम की नस्ल, तमाम इंसान, जितने भी इंसान है सब आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल है, क्योंकि दुनिया के पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे। नेक्स्ट है मगरिब, मगरिब यानी पश्चिम, पश्चिम यानी वेस्ट, वेस्ट जो होता है ना हमारा वो पश्चिम होता है। एहतियाज, एहतियाज यानी जरूरत, एहतियाज जरूरत। नेक्स्ट वर्ड है रूह तामीर, तामीर का जज्बा, जिंदगी को बनाने संवारने की ख्वाहिश, जिंदगी को बनाने संवारने की ख्वाहिश है ना, मतलब तामीर का जज्बा, जिंदगी को बनाने संवारने, जैसे कि वार का जस्ट अपोजिट हुआ ना, रूह तामीर तबाह होती है वार से। क्या क्यों होती है रूह तामीर, जो लोग भी बनाने संवारने उस सब का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है जश्न, जश्न क्या है, खुशी की तकरीब, चहल पहल। तो जश्न मतलब क्या हुआ, जश्न तो समझ में आ ही रहा है। मशरिक, मशरिक यानी पूरब, पूरब जो हुआ ना, जो हमारा ईस्ट हुआ वो मशरिक हुआ। नेक्स्ट है फतह, फतह यानी जीत, फतह याब होना, मतलब कि कामयाब होना, जीत हासिल करना। नेक्स्ट है आलम, आलम यानी दुनिया, आलिम मत पढ़ने देना, आलम है, आलम, कुल जहान आलम, मतलब जहां आलम, ये सब मतलब दुनिया ही होता है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड है जेस्ट, जेस्ट मतलब होता है जिंदगी, जिंदगी को जेस्ट कहते हैं, सा या सीन था ऐसा करके लिखा आ रहा है। इसी के साथ तुम्हारा अल्फाज मानी में जितना भी भारी भारी था, कुछ कुछ कॉलम खाली है, अगर तुम्हें कोई और वर्ड मिल रहा है यहाँ पे फिल कर देना। नेक्स्ट हम लोग इसके साथ अल्फाज मानी वाला कंप्लीट होता है, तो हम लोग मशकी सवाल जवाब यानी क्वेश्चन आंसर की तरफ अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के। और इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है ना, ये देखो इसको पढ़ते हैं पहले क्या है। सवाल नंबर अव्वल, रूह तामीर का जख्म खाने से शायर का क्या मुराद है। रूह तामीर का जख्म खाने से शायर का क्या मुराद है, जो पहले स्टैंजा में बीच में लाइन आई थी ना, बुक करके देखना, हाँ उसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा गया। अब इसका जो उर्दू है ना, इसका जो आंसर है ये सुनो पहले। जंग से तखरीब होती है, तखरीब जो तामीर की जिद है, यानी जंग की रूह को जख्मी कर देती है। सैकड़ों तामीरात जंग की तखरीब कारी की नजर हो जाती है, इसलिए शायर ने रूह तामीर को जख्म खाने की बात कही है। कुछ समझ में आया? मतलब ये जो उर्दू का अल्फाज था ना, मतलब कि बहुत ही प्रॉपर उर्दू वाला वर्ड यूज हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है। तो चलो, जंग से तखरीब होती है, तखरीब मतलब क्या होता है, खराब हो जाना, उजाड़ देना, मतलब जंग से बर्बादी होती है, ठीक। तखरीब, तखरीब जो तामीर की जिद है। अब मैं बताया जैसे कि तामीर कोई चीज को बनाना, कोई चीज को कंस्ट्रक्ट करना, कोई चीज को कंस्ट्रक्शन, उस चीज को तामीर बोलते हैं। चाहे कोई बिल्डिंग का हुआ या फिर कोई खेत लगाना हुआ या फिर कोई भी चीज का हुआ ना, कोई चीज की बनावट, कोई चीज को बनाना, वो तामीर में होता है। तो बनाना, कोई चीज को बनाना और कोई चीज को बिगाड़ना, वो तखरीब होता है। तखरीब जो तामीर की जिद है, यानी कोई बनावट की चीज को उजाड़ फेंक देना, तखरीब जो वर्ड है वो तामीर की जिद है, यानी अपोजिट है ना। जंग से तखरीब होती है, तखरीब जो मतलब कि बनावट, कोई चीज को कंस्ट्रक्शन में ऑब्स्टिकल पैदा करती है, यानी जंग की रूह को जख्मी कर देती है। जंग रूह को जख्मी कर देती है, जो मतलब कि सोल, जो कंस्ट्रक्ट कोई चीज को बनाना, उस चीज को जख्मी कर देती है, तबाह बर्बाद कर देती है। सैकड़ों तामीरात जंग के तकरीब कारी की नजर हो जाती है। सैकड़ों मतलब कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, बहुत सारी चीज की बनावट, वो सारा कुछ को जो होता है, जंग जो होता है वो बर्बाद कर देती है, उजाड़ देती है, उसको नजर हो जाती है। इसलिए शायर ने रूह तामीर को जख्म खाने की बात की है। रूह तामीर जो होता है ना, मतलब कि लोग का जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होता है उसको जख्म खाने की बात कही है। ये जो रूह तामीर को जख्म खाने से क्या मुराद है, यही था, जख्म खाने की बात की है। इसलिए आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। जंग तकरीब मतलब होता है कोई चीज को बिगाड़
देना, उजाड़ देना, ठीक। तामीर मतलब होता है कोई चीज को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, और जद मतलब होता है अपोजिट। तो इससे तुम्हें अपने से एक बार सोचो, जंग से तकरीब होती है यानी बर्बादी होती है, तकरीब जो तामीर की जिद है, जो मतलब कि कोई कंस्ट्रक्शन का जो अपोजिट जो है तकरीब, वो जो उसका अपोजिट है। तो जंग है ना, जो भी रूह, जो भी कंस्ट्रक्शन होती है ना साइड, उसका मतलब कि बर्बाद कर देती है जो जंग होती है। तो बस यही मतलब होता है इसका पहला क्वेश्चन का। इसका समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारी लगता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती को कोख बांझ से होने से क्या मतलब है? धरती की कोख बांझ होने से क्या मतलब है? बांझ जो होता है ना, बेसिकली ये उस लेडी के लिए यूज किया जाता है जो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती किसी और कोई भी कॉज की वजह से, तो उसको हो गया। तो धरती को की कोख बांझ, कोख बांझ होता है क्या? धरती को तबाह बर्बाद रोन देती है ना वो जमीन को, जो होता है। तो इसका आंसर देखते हैं, जंग की तबाहकारियों से, टैंकों के रोंदने से, गोला बारूद से जरखेज जमीन, जो फर्टाइल जमीन होती है, जरखेज जमीन बंजर हो जाती है, वो एकदम बंजर हो जाती है, ड्राउट हो जाती है। इसको शायर ने धरती की कोख को बांझ होना कहा है। अब शायर ने इसको धरती की कोख को बांझ होना कहा है, तो समझ में आ ही रहा कि पूरी फर्टाइल जमीन को है ना, पूरी जरखेज जमीन बंजर हो जाती है, तो वही चीज होता है, बर्बाद हो जाती है जमीन। नेक्स्ट हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शायर ने जंग को अमन आलम का खून क्यों कहा है? शायर ने जंग को अमन आलम का खून क्यों कहा? तो इसका आंसर होगा, क्योंकि जंग से अमन आलम तबाह हो जाता है। दो मुल्कों की छोटी सी जंग आलम में जंग बन जाती है, इसलिए शायर ने जंग को अमन आलम का खून कहा है। अब दो मुल्कों की छोटी सी जंग, तुम्हें पता ही होगा, अलाइड पावर, एक्सिस पावर, जिससे मतलब कि एक मुल्क में कोई लड़ाई हुआ, जैसे कि अभी का तुम एग्जांपल ही देख लो, इसराइल और पैलेस्टाइन में हुआ। इसराइल का अलाई कौन है? अमेरिका, जो यूएसए आया साथ देने के लिए। फिलिस्तीन का अलाई कौन है? जो भी अरब नेशन हुआ है वो उसका आ जाएंगे साथ देने के लिए। फिर इधर में जो अरब नेशन के जो सपोर्टर होंगे वो एक साथ आ जाएंगे, जो अमेरिकन नेशन के सपोर्टर होंगे वो एक साथ आ जाएंगे। तो फिर बहुत बड़ी जंग में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा ना, मास डिस्ट्रक्शन, इससे तबाही बर्बाद होगा। तो जंग से मतलब कि बहुत ही बड़ा लेवल का है, तो ये समझ में आ ही रहा होगा। इसी के साथ तुम्हारा क्वेश्चन आंसर सारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग अल्फाज और मुतजाद की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या, ये चैप्टर में तो नहीं था। अल्फाज मुतजाद मतलब क्वेश्चन मतलब कि एंटोनियम सिनोनियम वाला होता है ना, कोई एक वर्ड का एंटोनियम निकालना है। जैसे अल्फाज, जन्नत, जन्नत का क्या होता है? जहन्नम, मतलब कि हेवन का हेल। नेक्स्ट है खुशबू, खुशबू का बदबू, खुशबू जो होता है उसका बदबू। नेक्स्ट है सुबह, सुबह का शाम होता है, दिन का रात होता है, सुबह का शाम होता है। नेक्स्ट है नेक, नेक का क्या होता है? बद होता है, नेक का बद, मतलब नेक मतलब गुड डीड्स हो गया, डीड्स हो गया, बद मतलब बैड डीड्स। नेक्स्ट हो गया रहमान, रहमान का क्या होता है? शैतान, रहमान का शैतान। तो इसी के साथ हमारा अल्फाज मुतसाद जो इस चैप्टर से बन रहा था, जो भी इस छोटे से पोएम से बन रहा था, वो सब हम लोग निकाल दिए। अब अल्फाज मुतसाद, एंटोनियम सिनोनियम, ये वाला जो होता है ना, मतलब ढेर सारे आते हैं प्रीवियस पीवाईक्यू से निकाल के, और बहुत सारे चीज को निकाल के ये वाली वीडियो बनाया हूँ। इसमें ढेर सारे तुम्हें एंटोनियम एंड सिनोनियम्स देखने को मिल जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आंसर जो बोर्ड में पूछा गया है, जो होता गया है, उसका तुम ये वाली वीडियो देख लोगे ना, अल्फाज मुतसाद का तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर तुम्हें उर्दू ग्रामर, जो क्लास 10 में उर्दू ग्रामर है ना, अगर उससे डर लग रहा है, तो इसके लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट ये वाली डिजाइन कर दी गई है, जिसमें सारे के सारे टॉपिक वाइज टॉपिक, जितना ही एग्जाम में आने वाला बस उतना, ऐसा नहीं कि पूरा कुछ क्लास 10 का जितना भी उर्दू ग्रामर होता है वो सब नहीं, जो एग्जाम में आने वाला है, जो चीज डिलीट रहता है सालों साल से, वो सब कोई चीज नहीं, जो चीज काम का है वो सारा चीज इस वीडियो में मिल जाएगा। छोटा छोटा वीडियो है, अगर तुम इसको देखोगे ना नॉर्मल स्पीड में, तो 1 से 1.5 घंटा में तुम्हारा उर्दू ग्रामर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर तुम क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो तुम्हारा 20 मार्क्स का उर्दू ग्रामर का वैल्यू होता है। 20 मार्क्स बहुत ही बड़ा वैल्यू होता है, बहुत ही बड़ा नंबर होता है। तो उसको देख लेना, वो सारी वीडियो को प्लेलिस्ट को ही पूरा चला लेना एक साथ। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ एमसीक्यूज देखते हैं, जो आज की इस वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट होने वाला है। तो कुछ एमसीक्यूज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देवी और सुनो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। तो किससे सैकड़ों मसाइल पैदा होते हैं? किससे सैकड़ों मसाइल पैदा होते हैं? कोई चीज से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो पहला ऑप्शन है इंसानों से सैकड़ों मसाइल पैदा होते हैं। नेक्स्ट है एहतियाज, ऑप्शन बी है एहतियाज। एहतियाज मतलब क्या होता है? जरूरत। नेक्स्ट है सी मतलब जंग, जंग से सैकड़ों मसाइल पैदा होते हैं। डी है इनमें से कुछ भी नहीं। तो तुम्हें क्या लग रहा होगा? मतलब इंसानों से मसाइल पैदा होते हैं, मतलब ना बास रहेगी ना बांसुरी बजेगी, मतलब इंसानों से मसाइल पैदा होते हैं यानी जरूरत या फिर जंग। तो तुम्हें ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आ ही रहा होगा, इंसान से नहीं, जंग से मसाइल पैदा होते हैं, तो मतलब सैकड़ों मसाइल पैदा होते हैं। तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शायर की पैदाइश कहाँ हुई? शायर जो है ना, इसके चैप्टर के राइटर कौन है तुम्हें याद है ना? उसकी पैदाइश कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी, हरियाणा में हुई थी, रायपुर में हुई थी, पंजाब में हुई थी। तो इनकी पैदाइश, जो इनके राइटर है ना, साहिल लुधियानवी। और लुधियाना कहाँ है? लुधियाना पंजाब में एक जगह है, तो लुधियाना पंजाब। तो ऑप्शन डी होगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो साहिल लुधियानवी की पैदाइश कब हुई? देखो ये चैप्टर के जो राइटर है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 इंपॉर्टेंट राइटर में इनका नाम है, इसलिए चैप्टर के राइटर से ही कुछ क्वेश्चन पूछ दिया हूँ, क्योंकि जो चैप्टर था बहुत ही छोटू सा फुद्दू सा था, तो वो उसका आंसर तुम निकाल ही लोगे, इसलिए राइटर के बारे में यहाँ से जितना एमसीक्यू निकल जाए वो अच्छा है। साहिल लुधियानवी की पैदाइश कब हुई?
2021, 1921, 1927, 1980 इनकी पैदाइश अगर तुम देखे होगे ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। 1921 में पैदाइश हुई थी और इनकी डेथ 1980 में हुई थी। इसके साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शाहिद लुधियानवी किस चीज के लिए मशहूर है? जो इस चैप्टर के राइटर है ना वो किस चीज के लिए मशहूर है? ए शरीफ इंसानों ये जो चैप्टर लिखे उसके लिए मशहूर है। ऑप्शन ए है अफसाना के लिए, ऑप्शन बी है शायरी के लिए, ऑप्शन सी है गीत के लिए, ऑप्शन डी है नज्म के लिए। तो शायर के बारे में जैसे ही मैं बताया था कि फिल्म और गीत में ये बहुत ही ज्यादा योगदान दिया है इंडियन सिनेमा में। ये जो इनका गीत था ना, बहुत बड़े गीतकार, बहुत बड़े सिंगर थे उस टाइम के। तो ऑप्शन सी होगा गीत। अब हम लोग क्वेश्चन के नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कौन इंसानी तरक्की और खुशहाली का दुश्मन है? इसमें से कौन सा इंसानी तरक्की और खुशहाली का दुश्मन कौन सा लग रहा है? ऑप्शन ए है जंग, ऑप्शन बी है रील जो होता है ना इंस्टाग्राम का, वो इंसानी तरक्की का दुश्मन है। ये तो सही है। ऑप्शन इंसानी तरक्की का दुश्मन एग्जाम में पढ़ रहे हैं, बुक में पढ़ रहे हैं, रील सबसे बड़ा दिक्कत है। ऑप्शन सी है फौज जो होती है ना, किसी भी मुल्क की फौज होती है। ऑप्शन डी है मैयत इंसानी तरक्की और खुशहाली का मैयत, मौत में तो आदमी रोते हैं। तो चैप्टर पढ़ने से समझ में आ ही रहा है, ऑप्शन ए होगा जंग से। और तुम्हारा है रील की वजह से। हाँ, रील की वजह से तुम्हारा पढ़ाई जो इतना स्लो हो रहा है, इंस्टाग्राम का जो स्क्रीन टाइम है ना, कम करो उसको। नेक्स्ट इसका ऑप्शन होता है ए। तो इसी के साथ हमारा जो भी एमसीक्यू का था, फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का सी एंड फिफ्थ का ए, सारा यही था पैटर्न, सी डी बी सी ए। ये देख लिया होगा। अगर ये तुम्हारा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ, क्या मजे करो। उसके बाद तुम नेक्स्ट कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे तुम्हें डर लग रहा है, क्या हो रहा है, कुछ भी तुम्हें कोई भी क्वेरी से कमेंट करके बताओ। हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी अगर तुम मुझे डीएम कर सकते हो, तुम डीएम करोगे, विद इन 24 आवर्स पूरी कोशिश करता हूँ तुम्हारा रिप्लाई करने की। मतलब दिन भर में एक मरतबा देख ही लेता हूँ। इसके साथ तुम ग्रामर वाली सीरीज देख लेना, जान पहचान वाली प्लेलिस्ट भी देख लेना, सारे चैप्टर अवेलेबल है। मतलब कुछ 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं, वो भी आ जाएंगे जल्दी। और कोई एक वीडियो चाहिए, कुछ भी क्वेरीज है, कमेंट करो नीचे। और जैसा इस वीडियो का फीडबैक जरूर कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा तुम्हें, और जो भी है कमेंट करो और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।